गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिनके पास सब्जेक्ट हैगा उसका आज हम जो देख रहे थे यूनिट नंबर 2 देख रहे थे हम उसकी जो वीडियो का पार्ट 3। पिछली 2 वीडियो में हम बाकी का चैप्टर कवर कर चुके हैं इससे पहले का। आज की वीडियो में हमें देखना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसके बारे में और इससे आगे का कंटेंट। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे पहले कि जो 2 वीडियो हैं उन्हें देखना ना भूलें, तभी आपको ये आगे की वीडियो समझ में आएगी जब आप वो दोनों वीडियो देख लेंगे। अगर आपको वो दोनों वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर वीडियो अपलोड हो रखी हैं। और अगर आपको ये वाली नोट्स की PDF चाहिए, मतलब ये जो फाइल है इसकी PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वो फाइल अपलोड हो रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आएगा द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लीड्स टू 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मतलब जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को एनालाइज करते हैं तो हमें 2 कैटेगरीज में दिखाई देती हैं, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसके और एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो द फॉर्मर रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ राइट नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लेटर रिलेट्स टू specifying the quality of personnel in term of laying down the educational and professional qualification, work experience, psychological traits। तो देखिए, जो हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके एक एनालाइज किया उसमें हमने 2 कैटेगरी निकाली, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमने क्या देखा कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है। फिर जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उसमें हमने ये देखा कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, मतलब उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। वी शैल नाउ अंडरटेक अ डिस्कशन ऑफ दीज 2 एस्पेक्ट्स, द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, यही 2 टॉपिक रह गए हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड, फिर हमारा जॉब एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इसमें पहला है हमारे पास डिमांड फोरकास्टिंग। तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड बाय रेफरेंसिंग टू कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल प्लान एंड फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी लेवल्स। डिमांड फोरकास्टिंग में क्या है, हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में चल के कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसे कहा जाता है डिमांड फोरकास्टिंग। फिर आता है हमारा सप्लाई फोरकास्टिंग। तो इसमें सप्लाई फोरकास्टिंग में एस्टिमेटिंग द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय रेफरेंस टू एनालाइज ऑफ करंट रिसोर्सेज एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी आफ्टर अलाउइंग फॉर वेस्टेज। सप्लाई फोरकास्टिंग में क्या आता है, हम ये देखते हैं कि हमें अभी कहाँ से एम्प्लॉयज़ की सप्लाई हो रही है, मतलब हम कहाँ से हायर कर सकते हैं उन्हें, और आगे फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। फिर है डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट टू आइडेंटिफाई फ्यूचर डेफिसिट और सरप्लस। थर्ड क्या है कि हम डिमांड देखते हैं और सप्लाई देखते हैं, उससे पता लगाते हैं कि आगे चलकर हमें डेफिसिट मतलब कमी पड़ने वाली है या सरप्लस ज़्यादा होने वाले हैं एम्प्लॉयज़। फिर है प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, एनालाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी और रिडक्शन इन कैपिटल। इसमें क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी को, उनकी कैपेसिटी को, उनको यूटिलाइज कैसे करना है और कैसे उनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट है एक्शन प्लानिंग। तो प्रिपेयरिंग प्लान्स टू डील विद फोरकास्ट डेफिसिट और सरप्लसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू इंप्रूव यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी टू रिड्यूस ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। फिर आएगा एक्शन प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्लान, जिससे हम क्या पता लगा सकें कि डेफिसिट है या सरप्लस है और उसके साथ कैसे डील किया जाए, जिससे हमारा यूटिलाइजेशन हो सके ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स बजटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सेटिंग ह्यूमन रिसोर्स बजट एंड स्टैंडर्ड एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान अगेंस्ट देम। लास्ट क्या है, इसमें हम देखते हैं कि सेटिंग ह्यूमन रिसोर्स बजट, मतलब हम एक तरीके से बजट सेट करते हैं कि हमारा क्या एक्चुअल वर्क होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट्स और स्टैंडर्ड प्लान स्टेबलाइज करते हैं और फिर उन्हें मॉनिटर करते हैं जो काम किया जा रहा है कि जो हमने प्लान सेट करा है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। डिमांड फोरकास्ट आर एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड दीज कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन अबाउट प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉई। डिमांड फोरकास्टिंग एक ऐसा एस्टिमेट है जो कि हम किस तरीके से करते हैं, सिर्फ हम उसका एक एस्टिमेशन ही कर सकते हैं, एक्चुअल डिमांड की फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती कि हमें आगे चलकर कितनी डिमांड की जरूरत पड़ने वाली है। बट हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कितनी डिमांड पड़ सकती है।
बट द सप्लाई फोरकास्ट विल ऑल्सो हैव टू कंसिडर प्रोडक्टिविटी ट्रेंड एज शोन इन फिगर। और इसी तरीके से सप्लाई को भी एक प्रोडक्टिविटी ट्रेंड माना गया है, ठीक है। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। तो डिमांड फोरकास्टिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल इन फ्यूचर। मतलब हमें आगे चलकर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में, वो उसे कहा जाता है डिमांड फोरकास्टिंग। द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट शुड बी एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान। ये किसके बेसिस पर किया जाता है, जो एनुअल बजट होता है कंपनी का या उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान होते हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, उनके बेसिस पर किया जाता है। In a manufacturing company, the sales budget would be translated into manufacturing plan, giving the number and types of product to be made in each period. From this information, the number of manpower by skill category to make the quota for each period would be computed. जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है उसमें क्या होता है, सेल्स के का बजट होता है, उससे ड्राइव किया जाता है कि हमें आगे चलकर कितने कमोडिटी मतलब कितनी आइटम्स हमें बनाने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है कि हमें कितने घंटे काम करवाना पड़ेगा वर्कर से, और उससे पता लगता है फिर हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। यही सारी चीज़ें आएंगी इसमें। बाकी डिमांड फोरकास्टिंग में 3 बेसिक टेक्निक्स आएंगी डिमांड फोरकास्टिंग की। नंबर 1 है मैनेजरल जजमेंट, नंबर 2 है वर्क स्टडी टेक्निक, और नंबर 3 है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी हम बना के तो लिख ही दोगे आप लोग, ठीक है। तो मैनेजरल जजमेंट क्या होता है, तो द मोस्ट टिपिकल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग यूज्ड इन स्मॉलर कंपनी और दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू वर्क आइडिया डाटा इज मैनेजरल जजमेंट। ये किस टाइप की टेक्निक है जो कि स्मॉल कंपनी में फॉलो की जाती है, जिनके पास ज्यादा डेटा नहीं होता वर्क से रिलेटेड। दिस सिंपली रिक्वायर मैनेजर टू सिट डाउन, थिंक अबाउट फ्यूचर वर्कलोड एंड डिसाइड हाउ मेनी पीपल दे नीड। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो सोचता है कि हमें, वो सारा डेटा देखता है कि क्या वर्कलोड आने वाला है आगे, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। इट माइट बी डन ऑन बॉटम अप बेसिस विद लाइन मैनेजर सबमिटिंग प्रपोजल फॉर अप्रूवल बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये कैसे किया जाता है, बॉटम अप बेसिस पर किया जाता है। मतलब जो नीचे लेवल के मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर जिन्हें कहते हैं, वो अपर लेवल वालों को एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे पास इतना काम है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपर लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितने लोगों को और हायर करना है। नेक्स्ट है वर्क स्टडी टेक्निक, जिसे हम वर्कलोड फोरकास्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्क स्टडी टेक्निक कैन बी यूज्ड व्हेन इट इज पॉसिबल टू अप्लाई वर्क मेजरमेंट टू नो हाउ लॉन्ग ऑपरेशन शुड टेक एंड द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। वर्क स्टडी टेक्निक में क्या होता है, एनालाइज किया जाता है कि कितने समय तक कोई काम चलने वाला है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितने टाइम तक होगा, उसका टाइम पीरियड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फाइंड किया जाता है कि हमें कितने लेबर की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्कलोड एनालिसिस। इसे हम वर्कलोड एनालिसिस भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड ऑफ ईच प्लांट ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग ईयर, वर्कलोड एनालिसिस इज डन कंसीडरिंग द रेट्स ऑफ एबेंटेंसमेंट एंड लेबर टर्नओवर। वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है, तो इन वर्कलोड एनालिसिस द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्सपर्ट नीड्स टू फाइंड आउट सेल्स फोरकास्ट, वर्क शेड्यूल एंड द डिटरमाइन द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है, सेल्स और बाकी चीज़ों के बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि हमें एक यूनिट बनाने के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये देखा जाता है कि हमें कितने वर्कर्स को हायर करना है, ठीक है। ये सारा इसी के बारे में डिटेल में दे रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्कलोड एनालिसिस के बाद सेकंड टाइप का होता है, वो होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस में क्या देखा जाता है कि हमारे पास कितने वर्कर्स पहले से अवेलेबल हैं, वो देखा जाता है वर्क फोर्स एनालिसिस में, ठीक है। फिर थर्ड टेक्निक हैगी, वो हैगी हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का यूज करते हैं वर्कर्स की हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है ये जानने के लिए। नंबर 1 है रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो अंडर दिस मेथड द मेन एम्फेसिस इज ऑन रेशियो विच आर कैलकुलेटेड फॉर द पास्ट डाटा रिलेटिंग टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ईच कैटेगरी, प्रोडक्शन लेवल, सेल्स लेवल, एक्टिविटी लेवल, वर्कलोड लेवल एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय। रेशियो एनालिसिस में पहला जो टाइप हैगा वो हैगा रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, पिछले ईयर के डाटा के बेसिस पर कि कितने एम्प्लॉयज का टर्नओवर हुआ, क्या सेल्स थी, क्या एक्टिविटी थी, इन सभी डेटा के बेसिस पर रेशियो निकाला जाता है और उससे फोरकास्ट किया जाता है कि हमें आगे चल के कितने उनकी जरूरत पड़ने वाली है वर्कर्स की। दूसरी है जो आपकी ट्रेंड एनालिसिस। उसमें क्या होता है, जो आपका पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आगे चलकर इसी तरीके से ट्रेंड होने वाला है और उसके बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। फिर है इकोनॉमिक मॉडल। तो टू बिल्ड एन
econometric model for human resource planning purpose. It is necessary to analyze past statistical data and to describe the relation between a number of variable in a mathematical formula. इसमें क्या किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके डिटरमाइन किया जाता है कि हमें कितने एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने वाली है. नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस. तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम बेस्ड अपॉन सच फैक्टर एज सेल, आउटपुट, सर्विस रेंडर्ड एक्सेट्रा. Regression analysis is used when dependent and independent variable are functionally related to each other. ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये भी एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन किया जाता है कि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी सारों में तो हम देखते हैं कि हमें लास्ट में मतलब पूरे ईयर में कितने की वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है. नेक्स्ट है ब्यूरेक स्मिथ मॉडल. तो इसमें हमें ये फॉर्मूला दिया है, इसके बेसिस पर हमें करना होता है. आपको इतना ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो मेन पॉइंट है जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, ये सारे आप पढ़ लीजिए बस. तो सप्लाई फोरकास्टिंग है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था, अभी हमने पढ़ा है डिमांड फोरकास्टिंग. नेक्स्ट है आपका सप्लाई फोरकास्टिंग, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम पढ़ रहे हैं. तो सप्लाई फोरकास्टिंग इज कंसर्न्ड विद एस्टिमेट ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज गिवन द एनालिसिस ऑफ करंट रिसोर्सेज एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी. सप्लाई फोरकास्टिंग में हम क्या एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की सप्लाई कहाँ से हो सकती है, मतलब हम कहाँ से फ्यूचर में चल के एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं, उसे कहा जाता है सप्लाई फोरकास्टिंग. तो हेयर द ह्यूमन रिसोर्स प्लानर मस्ट कंसिडर बोथ द एक्सटर्नल सप्लाई एंड इंटरनल सप्लाई. इसके अंदर हम दोनों तरीके की सप्लाई का ध्यान रखते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई एंड इंटरनल सप्लाई. एक्सटर्नल एंड इंटरनल सप्लाई कैसे, ये मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल सप्लाई मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वर्कर्स को हायर करते हैं वैकेंट जॉब को भरने के लिए, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल सप्लाई. एंड इंटरनल सप्लाई में क्या होता है, जब हम प्रमोशन और ट्रांसफर करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वर्कर्स को वैकेंट जॉब को फिल कर दे, तो वो कहा जाता है आपका इंटरनल सप्लाई. फर्स्ट द नॉर्मल सेपरेशन, ये सारा बाकी आपका यही सारा बता रखा है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, आपको बाकी और इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. फिर इसमें भी हम जैसे हमने ऊपर वाले में कई तरीके के मेथड्स का यूज़ करा था, इसमें आएगा हमारा लेबर वेस्टेज एनालिसिस. तो इसमें हम क्या करते हैं, लेबर का टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, उसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने सप्लाई होने वाली है आगे चलकर. ये आपके दो थे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब क्या क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के. अब नेक्स्ट है आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में. तो हैविंग डन द एक्सरसाइज ऑफ डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ पर्सनल फॉर ईच जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नाउ नेसेसरी टू डिटरमाइन द प्रिसाइज नेचर ऑफ जॉब इन टर्म ऑफ फंक्शन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जब हम एक बार ये फाइंड कर लेते हैं कि हमें कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है, उसके बाद अब हमें ये देखना होता है कि हमें किस टाइप के वर्कर्स की जरूरत है, कि किस क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उनमें, क्या क्या कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए हमें. तो द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ जॉब वुड हेल्प डिटरमाइनिंग द minimum acceptable qualities on the part of personnel required for educate performance of job in question. तो अगर हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें हायर कर सकते हैं और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. दिस एस्पेक्ट इज रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स विद of human resource planning. The process of determining the nature of job together with minimum acceptable qualification, aptitude and experience on part of personnel required for educate performance of the job is termed as job analysis. और यहीं से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका एक तरीके से राइज होता है कि जो हमारा ये मेथड होता है कि हमें ये फाइंड करना होता है किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. वो किससे किया जाता है, वो प्रोसेस से किया जाता है जिसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस. टू क्वाइट एडविन बी फिलिपो ने क्वेट दिया है, जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. जॉब एनालिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमें किसी जॉब जो वैकेंट जॉब है उसे परफॉर्म करने के लिए किस टाइप के क्वालिफिकेशन और स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है. तो द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ एनालिसिस आर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. बाकी आपका यही है, आगे आपका जो टॉपिक है आपको देखना है, थोड़ा सा आप इसे भी देख लीजिए. वैसे ही आपके सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपके इस बुक्स में है, तो आपको ये इस पर एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं.
तो नंबर 1 है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल ऑफ प्लानिंग। देयर इज जनरली आइडेंटिटी क्राइसिस एंड मेनी मैनेजर आर एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट डू नॉट फुलफिल अंडरस्टैंड द टोटल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कि कोई भी मैनेजर हो या कई बार क्या हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो भी टोटली नहीं समझ पाते कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें एक्चुअली में क्या ज़रूरत पड़ने वाली है या पड़ रही है। There can be a little doubt that unless the human resource planning specialist develop a strong sense of purpose, they are more likely to fail. तो जितना हमें ये लगता है ना कि ये ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हैं ये इनको सभी कुछ पता होगा तो उतना नहीं होता है, कई बार कई चीज़ें छूट जाती हैं। नेक्स्ट है इनसफिशियंट सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्वायर फुल एंड होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है हमें टॉप लेवल की पूरी सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ दिस सपोर्ट एंड कमिटमेंट इट वुड नॉट पॉसिबल टू इंश्योर द नेसेसरी रिसोर्सेज। लेकिन अगर टॉप लेवल का मैनेजमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगा ह्यूमन रिसोर्स वालों को तो फिर ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर पाएं। नेक्स्ट है इनसफिशियंट इनिशियल एफर्ट्स। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग माइट फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनसफिशियंट इनिशियल एफर्ट्स। To be successful, human resource planning should start slowly and expand gradually. Development of accurate skill inventory and preparation of replacement are integral part of manpower planning. तो कई बार क्या होता है insufficient initial planning efforts, मतलब कई बार स्टार्टिंग करने में हमें किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती है। जैसे कि कोई एनालिसिस करना था वो नहीं हो पाया या कोई चार्ट्स वगैरह देखने थे, इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी वो नहीं हो पाया, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर फंक्शन। तो टू बी इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अनफॉर्चुनेटली देयर इज टेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ मैन पावर प्लानर टू बिकम टोटली एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन वर्ल्ड कीपिंग अलूफ फ्रॉम द अदर फंक्शनल मैनेजर। तो क्या होता है कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता बाकी फंक्शन और डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बाकी सभी डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। उसके अलावा रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कई बार क्या होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आपका साथ नहीं देते, जैसे कि एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन ऑफन रेजिस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कई बार क्या होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो उनकी बनाई हुई ट्रेड यूनियंस होती हैं वो क्या करती हैं स्ट्राइक कर देती हैं अगेंस्ट दी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो दे फील दैट प्लानिंग इंक्रीज देयर ओवरऑल वर्कलोड एंड रेगुलेट थ्रू प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। वो उन्हें क्या लगता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उससे क्या होगा उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सीनियर मैनेजर में रेजिस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बिकॉज ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व एंड ऑल्सो देयर इम्पेशंस। तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। तो कई बार क्या होता है जो सीनियर मैनेजर होता है वो इस प्रोसेस को ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की कंज्यूमिंग भी होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। तो ट्रेड साइकिल, टेक्नोलॉजिकल साइकिल, डिमांड फ्लक्चुएशन आर द अनसर्टेनिटीज विच सर्व एज कंस्ट्रेंट टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज में मीन्स जो बिजनेस के बाहर जो भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कई बार क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अफेक्ट होती है। फिर है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो इन मैनी ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स information system has not been fully developed. In the absence of reliable data it may not possible to develop effective plan। तो कई बार क्या होता है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है जिसकी वजह से वो अच्छे प्लान नहीं बना पाते ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको बस इतना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो आपका टॉपिक है उसमें आपको इतना ही पढ़ना है। बाकी आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक जॉब एनालिसिस का। तो ये टॉपिक देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू तरीके से। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हमें स्टार्ट करना है जॉब एनालिसिस से। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।